आज की इतिहास वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि भारत स्वतंत्र क्यों हो सका, उसके क्या कारण थे। उसके पूर्व भारत पाकिस्तान विभाजन की प्रक्रिया के विषय में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। किस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण प्रारंभ हुआ था, किस प्रकार से क्षेत्रों का विभाजन हुआ और कौन से कारण जिम्मेदार थे जिनके कारण भारत स्वतंत्र हुआ, या कौन से तत्व सहायक थे इस रूप में भी इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से तत्व थे जो सहायक थे भारत की आज़ादी के लिए। लेकिन सहायक नहीं थे, बल्कि मुख्य रूप से कहें कि कारण ही क्या थे, कौन कौन से कारण थे जिन कारणों से भारत को आज़ादी मिल सकी थी, भारत स्वतंत्र हो सका था। भारत पाकिस्तान विभाजन की प्रक्रिया देख लेते हैं। दो कमीशन, पंजाब और बंगाल, आपको पता है पूर्वी जो पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आ गया था। भारत ने उसमें मदद की थी। तो दो कमीशन पंजाब बंगाल के बंटवारे के नियुक्त हुए थे, जिसे 30 जून 1947 तक अपना कार्य इसने प्रारंभ किया था। इसका कार्य जटिल था क्योंकि परस्पर विरोधी दावे किए जाते थे, मांग की जाती थी। मुस्लिम और गैर मुस्लिम क्षेत्रों को इन्हें निश्चित करना था। सीमा कमिश्नर ने विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं से विभाजन के विषय में चर्चा की। राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिखों के दावों को सुना गया। परस्पर विरोधी दावे, जो मैं बात कह रहा था, के कारण स्थिति जटिल हो गई। बंगाल के 15 जिलों में, जिनमें कोलकाता भी शामिल था, दोनों पक्षों के द्वारा अपने दावे प्रस्तुत किए गए। इसी तरह पंजाब में लाहौर, मुल्तान, जालंधर की रोपड़ तहसील झगड़े की जड़ बन गई। कमीशन के सदस्यों में भी पर्याप्त मतभेद थे। सर्वसम्मत हल निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। इन परिस्थितियों में कमीशन के सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए थे, जिनको अधिकृत किया गया था, वो अध्यक्ष थे। अध्यक्ष से कहा गया कि वो अपने निर्णय दें। अपील की गई उनसे। 18 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ ने बंगाल तथा पंजाब के विभाजन पर अपना निर्णय दिया तथा विभाजन की योजना कार्यान्वित हो गई। पूर्वी बंगाल, पश्चिम पंजाब पाकिस्तान को मिले। पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी पंजाब के इलाके भारत को इस प्रकार अविभाजित पंजाब का 62%, जो पहले का पंजाब था पूरा, उसका 62% पाकिस्तान को गया। 38% हिस्सा भारत को मिला। माउंटबेटन योजना में त्रिकोण के आधार पर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सिलहट, बलूचिस्तान एवं सिंध ने पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकार किया। पाकिस्तान ने जिन 6 प्रांतों पर दावा किया था, उनमें से 3 संपूर्ण रूप से उसे प्राप्त हुए, सीमांत प्रदेश, सिंध और बलूचिस्तान। 2 आधे राज्य, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल प्राप्त हुए, और छठा जो था, असम के सिलहट जिले का अधिकांश भाग उसको प्राप्त हुआ। बाकी का असम हिंदू बहुल था, इसलिए वह भारत में रहा। 14 और 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को दिल्ली में संविधान सभा का विशेष अधिवेशन आहूत किया गया। इस अधिवेशन में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के एक भाग के रूप में भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का भाग होना स्वीकार किया था। मैंने स्पष्ट किया था आप लोगों को कि राष्ट्रमंडल से अर्थ जिन देशों पर ब्रिटेन का पूर्व में अधिकार रहा था, उन राष्ट्रों का एक स्वैच्छिक संगठन बनाया गया, जो राष्ट्रमंडल कहलाता है। कॉमनवेल्थ, जिसका अस्तित्व अभी भी है। आप लोग देखते होंगे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ देशों का, राष्ट्रमंडल के देशों का सम्मेलन भी होता है। ये पूर्व में कभी न कभी अंग्रेज़ों के अधिकार में थे। तो एक स्वैच्छिक संगठन, जैसे एक तरह से कहा जाए तो यह अंग्रेज़ों के अहम का ही प्रतीक है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि इतने देशों पर हमारा अधिकार था, और जो देश सम्मिलित हैं, हमारा देश भी उसमें सम्मिलित है। हम कह सकते हैं कि वो भी अपनी गुलामी का प्रतीक ही है। किंतु वर्तमान में सहयोग के रूप में एक संगठन जो था वो चला आ रहा है, उसको लोग नहीं छोड़ते हैं। बहुत सारे लोग जो पहले थे, कई शामिल नहीं हुए थे, वो शामिल होने का प्रयास करते रहते हैं। तो भारत एक अधिराज्य के रूप में
हो गया और कॉमनवेल्थ में सम्मिलित हुआ। भारतीय अधिराज्य क्षेत्र के गवर्नर जनरल माउंटबेटन नियुक्त किए गए। इस अवसर पर पंडित नेहरू ने कहा था, वर्षों पूर्व हमने नियति के साथ एक प्रतिज्ञा की थी और वह समय आ गया है जबकि हम उस प्रतिज्ञा को सर्वांश में तो नहीं लेकिन अधिकांश में पूरा करेंगे। ठीक आधी रात के समय जबकि सारा संसार निद्रामग्न है, भारत में जीवन तथा स्वतंत्रता का स्वर्ण विधान होगा। इतिहास में कभी कभार ही वह क्षण आता है जब हम पुरातन युग से नूतन युग में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत हो जाता है और जब दीर्घकाल से सोई हुई राष्ट्र की आत्मा जाग उठती है। यह उचित ही है कि इस गंभीर अवसर पर हम प्रतिज्ञा करें कि हम भारत की, उनके लोगों की और इससे भी अधिक मानवता की सेवा करेंगे। इस प्रकार से भारत के विभाजन के लिए जो कमीशन नियुक्त किए गए थे उसने अपना निर्णय दिया था और उसके निर्णय के पश्चात क्षेत्रों का विभाजन हुआ था। अब हम देख लेंगे कि कौन से कारण थे जिन कारणों से भारत स्वतंत्र हो सका। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत विस्तार से इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत के द्वारा अंग्रेजी सत्ता का विरोध प्रारंभ तो 1857 से हुआ था। 1857 की क्रांति के रूप में हमने इसका अध्ययन किया। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात उदारवादी आंदोलन चला, फिर उग्रवादी आंदोलन चला, होम रूल आंदोलन चला था। इसके साथ ही सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सामूहिक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह के आंदोलन का क्रम लगातार चलता रहा। और भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात ब्रिटिश स्थिति कमज़ोर हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी इसमें सम्मिलित थी जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो ज़बरदस्त तरीके से चला था, उसके कारण अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा था। केवल कांग्रेस ही इसके लिए जिम्मेदार था ऐसा नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग ने भी आंदोलन किया, यद्यपि उसका आगे चलकर आंदोलन की दिशा मुड़ गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक ने किया, क्रांतिकारियों ने भी अपना योगदान दिया, भूमिगत आंदोलन भी चला, हिंदू महासभा जैसी पार्टियों ने भी सहयोग किया। तो बहुत सारे इस तरह से दल थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की थी। भारत का राजनीतिक एकीकरण, यद्यपि अंग्रेज भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे थे, किंतु जाने अनजाने जो कुछ काम उन्होंने अपने लिए किया वह भारतीयों के लिए भी हो गया। जैसे संचार साधनों का विकास उन्होंने किया अपनी सुविधा के लिए, सड़कों रेलवे लाइन का विकास किया गया, डाक तार का विकास किया गया, एक तरह की व्यवस्था भारतीयों को दी गई। इसके कारण भारतीयों में एकता आ गई। अन्यथा 500 से 1000 के बीच तक के छोटे राज्य थे। जब आज़ाद हुआ भारत उस समय भी हम जानते हैं कि 567 565 राज्य भारतीय क्षेत्र में थे। 600 या 600 से ऊपर पाकिस्तान को पूरे को मिलाकर देसी रियासतें सब मिला कर के थे। तो इनमें एकता की कमी थी, किंतु अंग्रेज़ों ने जब इनका राजनीतिक रूप से एकीकरण किया, एक छत्र राज्य कायम किया, संचार के साधनों का विकास किया, एक तरह की व्यवस्था दी, जब ये मिल गए एक साथ तो इनके अंदर राजनीतिक एकता का सृजन हुआ, का जन्म हुआ था। और इस कारण से भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। एकीकरण कहने में थोड़ी सी बाधा है कि दो तरह का एकीकरण हो गया। ध्रुवीकरण मुस्लिमों ने किया, जिन्ना ने किया, मुस्लिम लीग ने किया और द्विराष्ट्र सिद्धांत कायम हुआ। किंतु ये जो सैकड़ों भागों में बटा हुआ हिस्सा था, ये दो भागों में भारत पाकिस्तान के रूप में जन्म लेता है और बाद में बांग्लादेश तीसरा आ जाता है। तो भारत का राजनीतिक एकीकरण जाने अनजाने अंग्रेजों ने इसमें बड़ा योगदान किया था। सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज, बड़ा योगदान था। सुभाष चंद्र बोस नज़रबंद थे अपने घर में, आपको ज्ञात है। वहाँ से वो भाग निकले थे, अफ़गानिस्तान, रूस, जापान, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में घूमते रहे, जर्मनी गए, यूरोप का दौरा किया और उसके पश्चात उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। सेना एकत्र की और सेना एकत्र कर ये पूरी हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत विस्तार से हमने चर्चा की है किस प्रकार से उन्होंने ये संगठन किया। और जापान के सहयोग से भारत के
क्षेत्र पर अभियान किया, पूर्वी भारत के क्षेत्र पर आक्रमण किया। प्रारंभिक सफलता भी प्राप्त हुई, किंतु इसी समय जापान की सेना पराजित होने लगी, उन्हें वापस होना पड़ा, अणुबम वहाँ गिराया गया। अन्यथा ये स्थिति होती कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत आज़ाद हो सकता था। यद्यपि उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इससे बड़ा आघात, बड़ी चोट अंग्रेज़ों को हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों का यह विश्वास था कि भारतीय सैनिक प्रतिरोध नहीं कर सकते। उन्होंने मान लिया था कि महात्मा गांधी जो आंदोलन कर रहे थे, ऐसा ही आंदोलन वो कर रहे थे, और उससे उनको बड़ा खतरा नहीं था, क्योंकि भारत की सेना और भारत की पुलिस उनके साथ थी, भारतीय लोग ही उनके साथ थे। तो उनको कोई खतरा नहीं लगता था। वो जानते थे कि अगर भारतीयों में ऐसी जागृति होती, सेना पुलिस अगर उनके विरोध में खड़ी हो जाती, तो निश्चित रूप से उनको भारत छोड़ना पड़ता। किंतु सुभाष चंद्र बोस ने खड़े होकर आक्रमण करके और कुछ प्रारंभिक सफलताएं प्राप्त करके ही इस ओर इशारा कर दिया कि अब भारतीय सैनिक रूप से प्रतिरोध करेंगे। इससे बड़ा आघात सुभाष चंद्र बोस के अभियान ने अंग्रेजों को लगाया था, और इसी के कारण उन्होंने देश छोड़ने का निश्चय किया था। आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों पर जो मुकदमा चला, 3 सेनानी थे, एक मुस्लिम शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल, एक हिंदू, एक सिख और एक मुसलमान, तीनों धर्म के प्रतीक थे। और इससे जो ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई, आपको ज्ञात है, हमने इस पर बात की थी, इन तीनों पर मुकदमा खुले तौर पर चलाया गया था, और वह लाल किले में चलाया गया था, जो भारतीय स्वाधीनता का प्रतीक था। बड़ा अहम भूमिका उसकी रही थी। लाल किले का आज भी आप देखते हैं बड़ा महत्व है भारत में, वहाँ पर ही चला। और जब मुकदमा चला तो ब्रिटिश कानून के अनुसार इन सबको या तो मृत्युदंड या फिर इनको आजीवन कारावास की सज़ा मिलनी थी। आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। ये भी उनके डर का ही प्रतीक था, अंग्रेज जजों का, कि वो सीधे मृत्युदंड देने से डरे। और उसके बाद फिर उनका डर जाहिर हो गया कि अंत में उन्होंने इनको माफ़ी दे दी। सर्वोच्च जिनके पास अधिकार था उनके द्वारा इनको माफ़ी दी गई। वो डरे रहे। ज़बरदस्त प्रतिक्रिया भारत में हो रही थी। इस बात से भय था कि यदि उस समय इनको मृत्युदंड दिया गया होता तो भारत उसी समय आज़ाद हो जाता। तो इस तरह से दबाव के कारण उन्होंने इनको सज़ा नहीं दी या उसको समाप्त किया, सज़ा नहीं दी गई। लेकिन इससे स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय जागरूकता आ गई है और वह सशस्त्र संघर्ष भी प्रारंभ कर देगी। द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात इंग्लैंड की कमज़ोर स्थिति आ गई, बड़ी उसकी स्थिति खराब थी। यद्यपि वह विजयी हो गए थे जरूर, लेकिन हिटलर ने जिस तरह से अभियान किया था, जर्मनी ने जो क्षति पहुंचाई थी, जापान ने जो क्षति पहुंचाई थी, और लगातार अरबों पाउंड खर्च हो गए थे। सैनिक भी बड़ी संख्या में मारे गए थे, बड़ी संख्या में हताहत हुए थे। इंग्लैंड की कमर टूट चुकी थी। फ्रांसिस टकर के शब्दों में, भारत जैसे विशाल देश को अधिकार में रखने के लिए पर्याप्त आर्थिक और सैनिक साधनों की आवश्यकता थी, जो उस समय इंग्लैंड के पास नहीं थी। इसलिए उन्होंने भारत छोड़ा, नहीं तो अंग्रेज भारत नहीं छोड़ते। तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, इसलिए उन्होंने भारत को छोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, रूस का, चीन का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, अन्य मित्र राष्ट्र थे उनका। उनके दबाव के कारण भी जो क्रिप्स मिशन पहले भेजा गया था चर्चिल के द्वारा, जो घोर साम्राज्यवादी था, मजबूर होकर उसने क्रिप्स को भेजा और मित्र राष्ट्रों को जाहिर किया कि भारतीय लोग ही साथ नहीं दे रहे हैं। उनके विरोध के कारण, उनके असहयोग के कारण सफलता नहीं मिल रही है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हठधर्मिता कर रहे हैं। इस तरह का दुष्प्रचार यूरोप में किया गया क्रिप्स के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो पड़ रहा था, उसके बाद भी जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तब भी अमेरिका का और इन देशों का लगातार दबाव पड़ रहा था कि वो तत्काल भारत को स्वाधीन करें। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भी अटलांटिक चार्टर की शर्तों को यहाँ लागू करने का निश्चय किया गया। भारतीय राष्ट्रीयता, जबरदस्त राष्ट्रीयता का विकास भारत में हो चुका था। जिस किसी देश में राष्ट्रीयता का जन्म हो जाता है और वह अच्छी तरह से विकसित हो जाए, तो विदेशी सत्ता किसी भी रूप में वहाँ कायम नहीं रह सकती। वही स्थिति भारत में आई।
अब तक भारतीय राष्ट्रीयता करवट लेकर आगे बढ़ रही थी, अब तक परिपक्व हो चुकी थी। अब भारत में शासन करना अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था। तो भारतीय राष्ट्रीयता जो 1757 से मुख्य रूप से प्रारंभ हो गई थी, वो अब के आते आते पक चुकी थी। अब अंग्रेज यहाँ शासन नहीं कर सकते थे। इंग्लैंड में मजदूर दल का शासन 1945 में इंग्लैंड में जो आम चुनाव हुए थे, उसमें मजदूर दल ने घोषणा की थी कि यदि वे सत्ता में आए तो भारतीयों की आज़ादी की ओर वो कदम उठाएंगे और कम से कम डोमिनियन स्टेटस तो अवश्य देंगे। एटली ने ईमानदारी का परिचय दिया। निश्चित रूप से उनको इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि फ्रांस जो कमज़ोर देश था, इंग्लैंड से उसकी स्थिति खराब थी, उसने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर 10 वर्षों तक और शासन कर लिया था 1947 से आगे, जबकि इन्होंने ईमानदारी के साथ प्रयास किया। और जब भी कोई ईमानदार प्रयास होता है तो अवश्य सफल होता है। तो मजदूर दल और एटली ने ईमानदारी का प्रदर्शन किया और वास्तविक प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां या बाकी जो स्थितियां थी, फिर भी 10 साल से 15 साल 20 साल तक शासन वो कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। ईमानदारी के साथ जो उन्होंने वचन दिया था उसका पालन किया और भारत को स्वतंत्र किया। साम्यवाद का खतरा जबरदस्त तरीके से बन गया था। कांग्रेस में भी साम्यवादी गुट का विकास हो रहा था। स्वयं पंडित नेहरू उससे प्रभावित थे, सुभाष चंद्र बोस प्रभावित थे, बहुत सारे युवा वर्ग के लोग उससे प्रभावित थे और भारत में मजदूरों का संगठन औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया था। तो इंग्लैंड ने स्पष्ट रूप से ये देख लिया, क्योंकि वह घोर पूंजीवादी देश इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, वो नहीं चाहते थे कि एक देश जिसका नया जन्म हो रहा है और अभी वह इंग्लैंड के अधिकार में है, वह साम्यवादी गुट में चले जाए। तो उससे बचाने के लिए एटली ने लिखा है कि यदि हम सावधान न होते तो हम भारत को केवल विद्रोह की आग में ही नहीं झोंक कर आते, बल्कि साम्यवादी राजनीतिक शक्तियां भी वहां हावी हो जाती। इस स्थिति को ठीक करने के लिए शीघ्र कार्यवाही आवश्यक थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि साम्यवाद के खेमे में जाने से बचाने के लिए भी जल्दी से आज़ादी दी गई। एशिया में जागरण, इस समय पूरे एशिया में जागरण शुरू हो गया था। चीन के क्षेत्र में जागृति थी ही, जापान भी जागृत हो चुका था। एशिया के दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप जहाँ पर थे वहाँ पर आंदोलन चल रहा था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो आप जान रहे हैं, श्रीलंका, सभी जगह इस तरह की स्थितियाँ थीं। तो पूरे एशिया में जागरण का वातावरण था। अब यूरोप की दादागिरी यहाँ पर नहीं चल सकती थी। माउंटबेटन योजना की स्वीकृति, इस योजना के पूर्व भी कई योजनाएं आई थीं, लेकिन वो योजनाएं असफल रही थीं। हमने देखा किस प्रकार से क्रिप्स मिशन आया, असफल हुआ। बेबल योजना असफल। कैबिनेट मिशन भी लगभग लगता था कि संभव हो जाएगा सफल, लेकिन नहीं सफल हुआ। लगातार इसका विरोध होता रहा। किंतु माउंटबेटन योजना जो थी उसको सभी ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने भी इसको स्वीकार कर लिया, जबकि वो लगातार अड़ंगा बना हुआ था। कांग्रेस ने भी स्वीकार किया। ये सभी स्वीकृति जो लोगों की मिल गई, इस कारण, नहीं तो कांग्रेस अगर अपनी बात पर अड़ी रहती कि भाई पाकिस्तान हमको स्वीकार नहीं है, लीग उसमें अड़ जाता था कि पाकिस्तान चाहिए, किंतु दीमक लगा पाकिस्तान जिन्ना ने स्वीकार कर लिया। भारत का विभाजन कांग्रेस ने स्वीकार किया। इस तरह से माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के कारण भारत स्वतंत्र हो सका। भारत के पक्ष में ब्रिटिश जनमत, ब्रिटेन की जनता की सहानुभूति भारतीयों के पक्ष में थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक यह सहानुभूति और भी बढ़ चुकी थी। इंग्लैंड के संकट काल में भारत में ने अरबों की सामग्री उनको प्रदान की थी। अनाज, धनराशि, 25 लाख के लगभग सैनिक इस युद्ध में भारत की ओर से लड़े थे। यद्यपि कांग्रेस और देशवासियों ने विरोध किया था, किंतु फिर भी भारतीय सेना तो सम्मिलित थी। अंग्रेज सरकार यहाँ से राशि वहाँ दे रही थी। 1937 से 1939 के बीच भारतीयों ने अपनी प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन भी किया था। इस कारण से ब्रिटिश जनमत ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना रही थी। 1945 के चुनाव में मजदूर दल को विजयी किया गया था। इसमें भारत के संबंध में जो नीति थी वो महत्वपूर्ण मुद्दा था वहाँ। और मजदूर दल की सरकार ने जब वो बनी, मजदूर दल केवल जब चुनाव लड़ रहा था तो उसने वादा किया था कि भारतीयों की स्वाधीनता की ओर वह कदम बढ़ाएंगे, और उनको मत मिला और उन्होंने इस पर कार्य किया। तो ब्रिटिश जनमत का दबाव भी था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के योगदान को अवश्य स्वीकार किया जा सकता है।
पहले भी साइमन कमीशन के साथ वो भारत आ चुके थे। उन्होंने भारतीयों की स्थिति के विषय में उनको पर्याप्त ज्ञान था। उदारवादी व्यक्ति थे। भारतीयों के प्रति उनके मन में सद्भावना थी। जो वादा उनकी या जो वचन उनकी दल की ओर से दिया गया था, ईमानदारी के साथ उन्होंने उसका पालन किया। कैबिनेट मिशन को बड़ी ईमानदारी के साथ भारत भेजा गया। जब वह असफल हो गया, तत्काल बाद माउंटबेटन योजना के लिए भेजा गया। जब यहाँ देर होने लगी तो उन्होंने कहा कि हम 1948 जून 1948 में भारत छोड़ने वाले थे। फिर स्पष्ट घोषणा कर दी कि 15 अगस्त की डेट को हम भारत छोड़ देंगे। इससे कारण भारतीय दलों पर दबाव पड़ा कि अगर वो पूरी तरीके से विभाजन या जो भी निर्णय हो उसके बगैर चले जाएंगे तो भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए दबाव दोनों दलों पर पड़ा और लीग और कांग्रेस दोनों माउंटबेटन योजना से सहमत हुए और भारत को आज़ादी मिली। तो प्रधानमंत्री एटली का योगदान महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश अजेयता का मिथक समाप्त हो गया था। भारतीयों के मन में यह धारणा कर गई थी कि ब्रिटिश अंग्रेज अजेय हैं, उनको पराजित नहीं किया जा सकता। किंतु इस समय जब उन्होंने देखा कि जापान, जर्मनी अंग्रेजों को बुरी तरह से पीट रहे हैं, अमेरिका भी पराजित हो रहा है, रूस को भी बड़े मुश्किल से संघर्ष करना पड़ रहा है, अंग्रेजों के प्रति जो धारणा भारतीयों के मन में थी कि अंग्रेज अजेय हैं, उनको पराजित नहीं किया जा सकता, यह भावना अब भारतीयों के मन से हट गई। उनको भी स्पष्ट हो गया कि हम अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं और ब्रिटिश अंग्रेज पराजित हुए थे। इसके कारण आत्मविश्वास की भावना भारतीयों के मन में आई, विशेषकर सुभाष चंद्र बोस के अभियान के बाद। जापान और जर्मनी की नीति। जापान और जर्मनी भी चाहते थे कि भारत आज़ाद हो, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने वो सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। यद्यपि ये बहुत अधिकार की स्थिति में नहीं थे क्योंकि पराजित थे, किंतु फिर भी वो लगातार भीतरी रूप से ये चाहते थे कि हमको जब इतनी क्षति हुई है, जापान को, जर्मनी को, धुरी राष्ट्रों को, तो यह क्षति अंग्रेजों को क्यों ना हो। उनका जो विस्तृत उपनिवेश था वो समाप्त हो। तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका भी योगदान था। भारत पर शासन अब लाभहीन हो गया था। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन चला था जो सीधे तौर पर अंग्रेजों के व्यापार के खिलाफ था, भारतीय वस्तुओं के उपयोग के लिए था। भारतीय अब जागृत हो चुके थे, विदेशी और स्वदेशी में फर्क कर रहे थे, देसी उत्पादों को महत्व दिया जाने लगा था। ब्रिटिश निर्यात भारत को आधे से भी कम हो गया था। आयात जो भारत में हो रहा था वो सीमित हो गया था अंग्रेजों का। तो भारत पर अब शासन लाभहीन था। अब वो लाभ नहीं मिल रहा था जो पहले मिल रहा था। इस कारण भी अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा। भारत का नौसैनिक विद्रोह इसकी बड़ी भूमिका रही। जैसा कि हम चर्चा करते रहे, सुभाष चंद्र बोस के अभियान, उसके बाद जो प्रेरणा भारतीयों को मिली, 3 लोगों पर आईएनए के, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, आज़ाद हिंद फौज, उस पर जब मुकदमा चला, जिस प्रकार से प्रतिक्रिया भारत में हुई, भारत छोड़ो आंदोलन में जिस तरह से सेना और पुलिस ने भीतरी रूप से भारतीयों की मदद की, इसकी जानकारी अंग्रेजों को थी। 1946 में नौसैनिक विद्रोह एक जहाज से लेकर पूरी नौसेना में फैल गया और अंग्रेज उसी समय इस स्थिति में आ गए थे कि भारत छोड़ना पड़ जाएगा। अंग्रेजों को स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय सेना विश्वास करने लायक नहीं है। पुलिस भी उनके हाथ से निकलती जा रही, विद्रोह की भावना बढ़ती जा रही है और इस नौसैनिक विद्रोह को दबाने के लिए भारतीय नेताओं से अपील करनी पड़ी। सरदार पटेल, पंडित नेहरू, जिन्ना, सब ने, गांधी, सब ने अपील की थी इनसे शांत रहने की, क्योंकि अब स्वतंत्रता की घड़ी आ चुकी थी। नेता भी इस बात को समझ चुके थे। तो नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था, उससे इन्होंने तुरंत घोषित किया कि 1948 में जो जाने वाले थे जून में, ये अगस्त 47 को ही चले गए, क्योंकि अब उनको लग गया कि अब एक एक दिन भारत में उनको भारी है। तो नौसैनिक विद्रोह ने उनके जो भारत की अवधि थी करीब 10 महीने पहले, 7-8, 9-10 महीने पहले, जो अगस्त में जाने वाले थे, जून में चले गए। 2 महीने पहले और 10 महीने पहले कुल मिलाकर वो चले गए थे। दुर्बल पाकिस्तान की स्वीकृति देकर के मोहम्मद अली जिन्ना ने भी योगदान दिया, ये कहा जा सकता है। लगातार हम जिन्ना की आलोचना करते हैं, उसने लगातार क्या किया था, मुस्लिम लीग के साथ मिल करके जितने भी मिशन आ रहे थे सब में विरोध कर रहा था। पहले तो ये कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया इसलिए, और कभी अगर छद्म रूप में स्वीकार किया भी जाता तो ये कहकर कि दीमक लगा पाकिस्तान हम नहीं लेंगे, कटा छटा पाकिस्तान हम नहीं लेंगे, कटा फटा पाकिस्तान नहीं लेंगे, ये उसका विरोध का स्वर होता था।
लेकिन इस बार उसने कटा-फटा पाकिस्तान ही स्वीकृत किया, क्योंकि जिन्ना जब अस्वीकार करने वाले थे इस मांग को माउंटबेटन के, तब चर्चिल ने उसको यह खबर भेजा कि यदि तुमने अस्वीकार किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा और एक भारत को आज़ाद करके चले आएंगे, जिससे तुम्हारा संघर्ष और बढ़ेगा। इस बात को उसने चुपचाप स्वीकार किया और उसकी स्वीकृति के कारण ही ये फैसला हो पाया, अन्यथा जिन्ना की हठधर्मिता लगातार भारत की आज़ादी को देर करा रही थी। पहले अगर किया गया होता, स्वीकार किया जाता, डोमिनियन स्टेट पहले प्राप्त हो जाता, सांप्रदायिक समस्या खड़ी न होती और भारत शीघ्र आज़ाद हो सकता था इसके पूर्व भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जहां स्वतंत्रता की प्राप्ति काफ़ी सीमा तक हमारे अपने त्याग और बलिदानों के फलस्वरूप हुई, वहां वह विश्व शक्तियों और घटनाओं का परिणाम भी है। इसके साथ ही ब्रिटिश जाति के लोकतंत्रात्मक आदर्श और ऐतिहासिक परंपराओं की पूर्ति भी है। पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता समय की गति और परिस्थितियों के दबाव का परिणाम थी। तो ये कारण थे जिन कारणों के कारण भारत स्वतंत्र हुआ था।